हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और हम लोग पिछली सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी बात कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ें संभावित हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनको हम इन क्वेश्चन के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करते जा रहे हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो वो बिल्कुल जो है हमारा यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ से फ़ायदा ये है कि जो चीज़ जहाँ जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है वो टॉपिक इन क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पहले प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है हम वहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो पूरी क्लास आप देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, और पसंद आया करें तो लाइक कर दिया करें, दोस्तों में शेयर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो हमारा आज पहला क्वेश्चन है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो हमारे चैनल पे जाकर के रेलवे प्लेलिस्ट करके, हमारी रेलवे एग्जाम करके प्लेलिस्ट है, तो उसमें सारे वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा है कि घास जो है हमें हरे रंग की दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है भाई हरे रंग की? ठीक है, देखिए ये चीज़ आपको बड़ा ही जो न्यू कैंडिडेट है अलग लग सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन वास्तव में पूछे जाते हैं कि लाल शर्ट है हमें लाल क्यों दिखाई देती है, ये घास हरी क्यों दिखाई देती है। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो घास है वो उसका कलर हरा है और वो हमें हरी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? तो इसका आंसर ये है कि जो हमारी सन की लाइट है इसमें 7 तरह के कलर हैं। आप जानते हैं बिबग्योर जो बर्ड हमारा है, ठीक है, जानते होंगे बिबग्योर, जिसमें हमारा 7 रंग होते हैं, आप जानते हैं ना। बिबग्योर को आप भी फुल फॉर्म जानते होंगे, अगर नहीं याद रह गया है तो मैं बता दे रहा हूँ। बी से हमारा वॉयलेट होता है, वॉयलेट को बोलते हैं बैगनी, क्या बोलते हैं? बैगनी बोलते हैं। और आई हमारा इंडिगो होता है, और इंडिगो को बोलते हैं आसमानी, क्या बोलते हैं? आसमानी बोलते हैं। आप चाहे तो लिख लो आसमानी, मैं बोल रहा हूँ। और ब्लू तो हम लोग जानते हैं, ब्लू क्या होता है? आपका नीला होता है। और ग्रीन, ठीक है, जी बना है तो ग्रीन का मतलब हरा हो गया। और वाई से हो गया येलो, येलो मतलब पीला। और ओ से ऑरेंज, और ऑरेंज आप जानते हैं नारंगी। और रेड हमारा लाल हो गया। ठीक है, तो रेड की यहाँ पे वेवलेंथ भी सबसे ज़्यादा होती है, और जो वायलेट की वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो जितनी जो लाइट है वो हमारी सन की लाइट में मिक्स होती है। जब ये 7 कलर उसमें मिक्स होते हैं अच्छे से, तो हमें वो जो सन की लाइट है वो श्वेत यानी वाइट दिखाई पड़ती है। ठीक है, कैसी लाइट दिखाई पड़ती है? वाइट दिखाई पड़ती है। लेकिन जब ये जो लाइट है 7 रंग की लाइट जब हमारी घास पे पड़ती है, तो घास क्या करती है, ये जो बाकी के कलर हैं उन सबको क्या करेगी, अवशोषित कर देगी। ठीक है, अवशोषित कर लेगी। और जो ग्रीन वाला, सॉरी हाँ, ग्रीन वाला हरा दिखाई देती है ना, तो ग्रीन कलर उसके पास पहले से ही है, तो वो ग्रीन वाले कलर को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, रिफ्लेक्शन कर देती है हरे लाइट का। और हरे लाइट का रिफ्लेक्शन करेगी, वो हमारी आँख में आएगा, और फलस्वरूप हमको जो घास है वो हरी दिखाई पड़ती है। समझ गए? तो वो हरी पहले से है, इसलिए हरे रंग को वो परावर्तित करेगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगी। और ये हरी जो हरा रंग है वो हमारी आँख में जाएगा, और जिससे हमें घास हरी ही दिखाई पड़ती है। अब ऐसा ऑप्शन देख लीजिए आप, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन हमारा हो गया शायद ए वाला। देखो क्या लिखा, ये हरे रंग के प्रकाश का वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। हाँ, ये बात सही है कि हरे रंग को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देगी। ठीक है, जो सूर्य का जो प्रकाश उसमें जो हरा रंग है उसको आंखों पर हमारे वापस कर देगी या परावर्तित कर देगी। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है अगला क्वेश्चन हमारा 1060
किस साल में ओले ओमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? देखो, मैं कल बात कर रहा था कि इसकी गति होती है, पहले ये माना जाता था कि इनफाइनाइट होती है। बाद में हमारे कुछ साइंटिस्ट रहे, इन्होंने स्टडी की और पता लगाया कि जो प्रकाश की जो गति है, यानी लाइट की जो वेलोसिटी है या स्पीड है, वो इनफाइनाइट ना हो करके हमारी कुछ मतलब परिमित होती है, लिमिटेड होती है, फाइनाइट होती है। और कितनी होती है वो हम लोग जानते ही हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड होती है लाइट की। और हवा में स्पीड होती है, या फिर ये स्पीड कहाँ होती है? वैक्यूम में होती है। निर्वात में इतनी स्पीड होती है। अलग अलग माध्यम में हमारी है प्रकाश की जो गति है या स्पीड है वो अलग अलग होगी। तो प्रकाश की जो गति है वो माध्यम पर निर्भर करेगी। ठीक है, चलो। तो ये साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने प्रकाश की गति को बताया वो थे ओले ओमर। कौन थे? ओले रोमर थे। तो पहली बार इन्होंने गति को बताया था। और कब बताया था? तो 1776, आई थिंक यही होना चाहिए। हम लोग चेक कर लेते हैं इसका आंसर। बी वाला है भाई, 1676 है। कितना है ऑप्शन? क्या है सर? 1676। ठीक है, हो गया। आगे चले फिर। अगला क्वेश्चन है कि सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है, क्या वजह है जो हमको सितारे यानी कि स्टार, तारे कह सकते हैं, जो स्टार्स हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या वजह है, क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है? तो देखिए, होता क्या है, सितारे या हम जिसको स्टार बोलते हैं या तारे बोलते हैं, तो तारों से जो हमारा प्रकाश आता है वो प्रकाश वायुमंडल में क्या होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग वायु या अलग अलग जो है हम कह सकते हैं लेयर सी बन जाती हैं। कहीं पर हमारा जो है ज़्यादा वायु का घनत्व है, या कहीं पर नमी ज़्यादा है, कहीं पे कम नमी है, कहीं पे वायु कम है। तो वायुमंडल में हमारी जो है अलग अलग हमारी लेयर बन जाती है। और जब अलग अलग लेयर बन जाती हैं और जो तारे हैं उनसे हमारी जो प्रकाश नीचे को आता है, तो वो उन सारी लेयर से जब गुजरेगा, लेयर अलग अलग तरीके की है, तो हम कहेंगे कि वो जो प्रकाश आ रहा है वो अलग अलग तरीके के माध्यम से होकर के गुजर रहा है। और आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जिसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? आप मोटा मोटा ये समझ सकते हो कि जब प्रकाश हमारा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपना रास्ता चेंज कर देता है। बात समझ रहे हैं? तो वह अपना रास्ता चेंज कर देता है। ठीक है, या फिर यूँ समझ सकते हैं कि जब वो एक तरीके के माध्यम से दूसरे तरीके के माध्यम में जाएगा तो उसकी स्पीड बदलती है, अपना रास्ता, स्पीड बदलने की वजह से ही रास्ता चेंज हो जाता है। तो अब ऐसे जब लाइट हमारी ऊपर से नीचे आ रही है तो बार बार वो उसका मीडियम चेंज हो रहा, बार बार उसका रास्ता चेंज हो रहा, और वो जो लेयर बनी हुई है उनका लगातार जो है बदलाव आता रहता है। कहीं पे कैसी लेयर बन गई, कहीं पे कैसी लेयर बन गई, हवा चलती रहती है इस वजह से। तो लगातार क्या होगा, वहाँ पर मीडियम चेंज होगा, लेयर की डेंसिटी चेंज होगी। तो हमारी आंख पे कभी कैसा प्रकाश आ जाता, कभी कम प्रकाश आ जाता, कभी ज़्यादा प्रकाश आ जाता, कभी किसी एंगल से प्रकाश आ जाएगा, कभी किसी एंगल से प्रकाश आ जाएगा, क्योंकि मीडियम जो लेयर बनी हुई है वो बदल रही है बार बार। ठीक, तो इस वजह से हमारी आंख पर जो प्रकाश आ रहा है वो यार एक जैसा नहीं आता। वो प्रकाश कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी किसी एंगल से, कभी किसी एंगल से। तो इस तरीके से जो लाइट है वो हमारी एक फिक्स लाइट हमारी आंखों को नहीं मिल पा रही है। इस वजह से क्या होगा, जो हमें तारे हैं वो चमकते दिखाई पड़ेंगे। और इस पूरी कहानी के पीछे वजह है प्रकाश का अपवर्तन, या फिर जो हमारी प्रकाश का रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं,
या फिर पर जो हमारी जो लेयर बनी है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने बोला था यार, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बड़े ही काम की चीज़ है, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि लेयर का नेचर बदलता रहता है, लेयर का घनत्व तो बदलता रहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो लेयर है ना, उनका अपवर्तनांक बदलता रहता है। तो अपवर्तनांक जिसका ज़्यादा है वहाँ पर स्पीड उतनी ही कम होगी, और अपवर्तनांक जिसका कम है वहाँ पर स्पीड उतनी ज़्यादा है, और वहाँ पे बेंडिंग जो है कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लेयर का अपवर्तनांक बदल रहा है। तो पहला ऑप्शन जरा पढ़ के देखें कि आप पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार बदलता रहता है। इसके फलस्वरूप तारे की जो छवि है या इमेज है की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा परतें जो है, लेयर है, उनका अपवर्तनांक लगातार बदलता रहेगा। इसके फलस्वरूप जो तारे हैं उसकी छवि या इमेज हमें जो है समय के साथ वो बदलती रहेगी। ठीक है, तो यही ऑप्शन भी सही हो जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, हम ज़रूर आपके कमेंट पे ध्यान देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 1062। हाँ, क्या लिखा है कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना शुरू क्यों होता है? क्यों शुरू होता है? सूर्य की रोशनी में एक जो कपड़ा है वो हरे रंग का दिखाई दे रहा है, और उस कपड़े को जो है ना जब लाल रंग में देखा जाता है तो वो काला दिखाई देने लग जाता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो, सूर्य के जो रंग है, मतलब सूर्य की जो लाइट है उसमें 7 रंग है, और हरे कपड़े पे जब वो गिरेगा तो क्या होगा कि वो हरे रंग को वापस कर देगा, और हरा रंग जो हमारी आंख में जाएगा तो हमें कपड़ा हरा दिखाई देगा। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन एक देखा था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे घुमा फिरा के आपके फिर एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो आपके लिए बड़ा ही जरूरी है, आप कंसेप्ट क्लियर हो आप। ठीक है, अब जो कपड़ा है वो लाल मतलब कि लाल रोशनी में रखा जाता है तब वो काला दिखाई देता है। ऐसा क्यों है भाई? जब हमने उसे लाल रोशनी में रखा तो सिर्फ लाल ही कलर है उसमें 7 कलर थोड़ी ना है। अब उस कपड़े पे जो लाल वाला कलर गिरेगा, लाल वाला जब कलर गिरेगा उस कपड़े पर, वो कपड़ा जैसा भी हो, मतलब हरा है ना, हरा है जैसा भी, तो क्या होगा, ये जो रेड कलर गिर रहा है उसके ऊपर लाल रंग में रखा गया ना कपड़ा ये, तो उसके ऊपर लाल रंग की किरणें हैं, रे हैं, वो गिर रही होंगी। तो जो लाल रे की जो लाल कलर की जो रे है इसके ऊपर जाएंगी तो ये उसको ऑब्जर्व कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा, और हमारे आंखों में जो रे है वो नहीं आ पाएंगी, और आएगी तो बहुत 1-2 कहीं आ पाएंगी, तो वो हमको जो है उसका ज़्यादा प्रभाव काला दिखाई पड़ेगा। देखो, जैसी रे हमारी आंख में एंटर करती है हमको वस्तु वैसे कलर की दिखाई देती है, और ये ध्यान देना कि वस्तु किसी और रंग की है और कोई और रंग उसके ऊपर गिरा रहे हो तो वो कलर उसमें अवशोषित हो जाएगा। अगर लाल रंग की ये कपड़ा होता और लाल ही गिराया जाता तो लाल वापिस हो जाता और हमको ये कपड़ा लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, कपड़ा यहाँ पे हरा है, लाल गिर रहा है तो लाल इसके अंदर चला जाएगा। समझ गए? ठीक है, अगर समझ गए तो ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लीजिए कौन सा है। कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। ये अपवर्तन की वजह से होता है, ये प्रकाश के विकिरण का प्रभाव है। विकिरण मतलब स्कैटरिंग का प्रभाव कुछ नहीं है। यह लंबन यानी पैरेलैक्स त्रुटि की वजह से होता है। पैरेलैक्स त्रुटि क्या होती है? पैरेलैक्स त्रुटि ये होती है कि कोई वस्तु यहाँ पे है तो यहाँ पे दिखाई देने लगती है। ठीक है, यानी कि अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं, थोड़ा इधर उधर दिखाई देती है, उसी को हम पैरेलैक्स त्रुटि कहते हैं, आप पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। ठीक है, चलिए
तो इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाता है। पहला वाला ऑप्शन आपका क्या है कि कपड़ा लाल रंग की तरंग, तरंग मतलब वेव, एम्पलीट्यूड को, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड को परफेक्टली पूर्णतया मतलब परफेक्टली अवशोषित कर लेता है। अवशोषित मतलब समझ गए कि वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो क्वेश्चन भाई हमें बताने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, बड़ा ही पास पास की स्पीड लिखी गई है। तो निर्वात में रोशनी की गति 1.5 मीटर पर सेकंड अनुमानित है। ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, अनुमानित है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है, कितना आगे पीछे है तो हमें पता नहीं है, तो हम जो सबसे ज्यादा अच्छा है वो यही मानेंगे। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, गली के पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? नियॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम। और पीले रंग की बात करती है तो पीला रंग जो है तब यहाँ पे सोडियम ऑप्शन हो जाएगा। वैसे अगर कहते हैं कि गली की लाइट में या बल्ब में कौन सी गैस यूज की जाती है तो नाइट्रोजन की जाती है। ठीक है, और कभी कभी हमारी नियॉन वगैरह, क्योंकि ये जो है ना ये भी क्या होती है, अक्री गैसें होती है, तो ये भी डाली जाती है। लेकिन पीली लाइट की अगर बात कर ले तो पीली लाइट में सोडियम डाल दिया जाता है। सोडियम से जो हमारा रेडिएशन निकलता है कहीं न कहीं, वो हमारा जो है सोडियम की वजह से मतलब कैसा हो जाता है, पीला बन जाता है। तो सोडियम डाल देते हैं जिससे कि वो गली की लाइट है वो हमारी कुछ पीली हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में सोडियम नहीं होता है तो नाइट्रोजन फिर दिया होगा या नियॉन दिया होगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। और गली वाली जब लाइट हो तो ज़्यादातर नियॉन दिया होगा, तो यह ध्यान रखेंगे। और जो हमारे घर में बल्ब लगे होते हैं, अब तो ज़्यादातर एलईडी वाले आ गए, जो टंगस्टन वाले होते हैं या जिसमें फिलामेंट लगा होता है, फिलामेंट तंतु बोलते हैं। तो अगर वो वाले जो बल्ब जो है 100 वाट के आते हैं ना, लगभग ज़्यादातर 100 वाट के होते हैं ना, तो उनमें जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन ही भरी होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन नहीं है तो आप जो है सोडियम को करेंगे, क्योंकि सोडियम से कलर का जो कलर है वो हमारा पीला हो जाता है। हाँ, अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है? मतलब जो हमारी लाइट है वो किस में जो है फास्टेस्ट मूव करेगा, सबसे तेज किस में ट्रेवल करता है? इन विच मीडियम लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा। तो देखो निर्वात, बिल्कुल यार, निर्वात तो एक ऐसी जगह है जहाँ कोई रुकावट नहीं है, जहाँ पे ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं, कोई वहाँ पे है ही नहीं, भीड़ भाड़ है नहीं। तो निर्वात में जो लाइट आएगी वो फटाक से चलती जाएगी। तो निर्वात यानी वैक्यूम बोलते हैं, वैक्यूम बोलेंगे हम लोग। तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा ये वाला हो जाएगा। सबसे कम अगर बात करें यहाँ पर तो कांच में होगी। जितना हमारा जो मीडियम है वो सघन होगा, डेंसर होगा, उतना स्पीड कम होगी। ठीक है, तो कम पूछे तो जो ऑप्शन आपको दिए हों उन ऑप्शन में देखना कि सबसे ज़्यादा सघन कौन सा होगा, डेंसर कौन सा होगा, किसके मालिक्यूल जो है ज़्यादा पास पास होंगे, तो उसमें सबसे कम। सॉरी, हाँ, तो एक चीज़ और यहाँ पे बता दें कि अगर हवा की, एयर की जो गति होती है उसकी हम लोग, सॉरी साउंड की जो गति होती है वो जो है जितनी चीज़ सघन होगी, जितनी कठोर होगी, उतनी स्पीड ज़्यादा मानी जाती है, होती है, मानी नहीं जाती है, होती है। तो यहाँ पर प्रकाश की जगह पे हवा लिखा, वो सॉरी क्या लिखा होता है यहाँ पर, ध्वनि लिखा होता, साउंड लिखा होता, तो कांच में सबसे ज़्यादा। ठीक है, लेकिन प्रकाश में जो जितना विरल माध्यम होगा, जितना रेयरर होगा, जितने कण दूर दूर होंगे, उसमें
लाइट सबसे ज़्यादा हो रही। बात समझ में आ गई है? ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है, इनका आप याद कर लो थोड़ा सा। देखो, कांच में होती 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो है निर्वात में तो हमें पता ही है। ठीक है, जल में और याद कर ले आप 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतनी होती है। और जो हम आपको बता दें कि जिसमें हमारी वायु में उसकी जो चाल होती है किसकी, साउंड की, वो कितनी होती है, वो लगभग 332 या 333 मीटर प्रति सेकेंड ऐसे लिखा मिलेगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, 333 मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड की मात्रक होता है, इसे याद रखना है आपको। किसको याद रखना है? जो मात्रक है ना, उसको आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, प्रकाश की गति, लो फिर आ गया प्रकाश की गति, हम लोग जानते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। हवा में प्रकाश की गति जो वैक्यूम में होती है वही इसमें होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? रिफ्लेक्ट करने की क्षमता को। क्षेत्र घनत्व, प्रकाश का घनत्व, द्रव्यमान घनत्व और पृष्ठ घनत्व। तो कहीं ना कहीं पृष्ठ घनत्व हमारा ठीक होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र घनत्व और पृष्ठ घनत्व तो लगभग एक ही जैसी बात हो गई है। प्रकाश घनत्व से मतलब नहीं है यहाँ पर, और द्रव्यमान घनत्व से भी मतलब नहीं है। तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। बी वाला इसका सही ऑप्शन है, प्रकाश घनत्व है। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को उसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि सरल रेखा में गतिमान होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी ध्यान रखें कि प्रकाश कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य नहीं, अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। और इसको जो है किस घटना द्वारा मतलब वेरीफाई किया जा सकता है? तो वो घटना है प्रकाश की पोलराइजेशन, पोलराइजेशन या फिर ध्रुवीकरण। पोलराइजेशन या फिर ध्रुवीकरण, उस घटना से हम प्रकाश को सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश कैसी है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, क्या होता है उसमें कि लाइट में का जो कंपन है वो दोनों तरफ को होते हैं। जब हम उसको क्या करते हैं, क्वार्टर जैसे पत्थर से या किसी और चीज़ से पास करवाते हैं तो उसके कंपन है एक ही साइड में रह जाते हैं, तो इसके एक साइड के कंपन कट जाते हैं। तो इससे पता लगा कि प्रकाश में जो कंपन है वो ऊपर नीचे होते हैं, तरंग ऐसे जाती है और कंपन ऊपर नीचे होते हैं। ऐसी तरंग को ही हम बोलते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। और तरंग इधर जा रही है, कंपन भी इधर इधर हो रहे हैं, तो वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो तथा अनुप्रस्थ तरंग इसे गतिमान होने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। हमें पता है कि माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रकाश जो है हर जगह से पास हो सकता है, चाहे माध्यम हो या न हो। माध्यम नहीं होने का मतलब जैसे कि वहाँ पे कोई चीज़ ना हो, जैसे कि वैक्यूम होता है, तो वैक्यूम में भी प्रकाश पास हो जाता है। और जहाँ पे हवा वगैरह है तो ये माध्यम हो गया, तो यहाँ से भी पास हो जाता है। कोई गैस वगैरह हो, कुछ भी हो, हर जगह से प्रकाश जो है पास हो जाता है। लेकिन वो चीज़ पारदर्शी हो, कैसी हो, आर पार दिखाई पड़ जाए, वहाँ से प्रकाश पास हो पाएगा। ठीक है, और जहाँ से प्रकाश जो चीज़ें अपारदर्शी है, ट्रांसलूसेंट नहीं, ट्रांस कैसे बोलेंगे, ओपेक है। कैसी है? ओपेक है, अपारदर्शी है, वहाँ से प्रकाश पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपका वीडियो जो है लगभग 23 मिनट का हो चुका है। तो हम चाहेंगे, अभी क्वेश्चन बाकी है, कितना बाकी मैं देख लूँ। चलिए, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं तो हम लोग अपने इसी वीडियो में कवर कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 1072। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? सघन में जाएगा तो उसकी गति क्या होगी? सघन में, सघन मतलब डेंसर, तो जाहिर सी बात है उसकी जो गति है वो कम पड़ जाएगी। और ऐसे करके कुछ, जैसे ये बाउंड्री मान लो, ये हमारी बाउंड्री है, यहाँ से ऊपर विरल माध्यम है, यहाँ पे बाउंड्री पर हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, आपका रेयर मीडियम है, यानी रेयर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेयर मीडियम को? यार क्या हो जाता है बार बार। हाँ, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। ऊपर हमारा
रेरर मीडियम है, रेरर को हम क्या कहते हैं, विरल, विरल, रेरर, ठीक है, रेर लिखे दे रहे। और नीचे हमारा सघन है, सघन है, भाई परेशान हो। अब लो, किनारे पे लिख रहा था इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, ऊपर कैसा है, विरल है, नीचे कैसा है, सघन है, सघन है, डेंसर, क्या बोलेंगे, डेंसर। तो जब ऐसे लाइट की कोई रे आई, मान लो कहीं पे गिर सकती है, हमने माना कि इसी फला जगह पे गिरी है और इस जगह पे ही हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, जहाँ पर भी गिरी है कि वहीं नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो जब ये दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, ये पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम, और ये डेंसर है ना, तो जब डेंसर है तो इसकी स्पीड कम होगी और ये झुक ऐसी जाएगी, मतलब स्लो पड़ेगी तो ये झुक जाएगी कहाँ को, नॉर्मल की ओर, इन स्पीड की कम हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े दोबारा भी पढ़ने वाले हैं। अपनी जो लाइव क्लास चल रही है यार, आजकल थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो ठीक है, हम लोग अभी एक तरीके से ट्रायल कर रहे हैं और ट्रायल करते करते हम लोग सब चीज़ें ठीक कर लेंगे। तब तक हमारी जो ये जो ऑफलाइन क्लास है वो तो चलती रहेगी, ठीक है, तो उससे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है। इसकी गति पहले कम होती है फिर बढ़ती है, बिल्कुल गलत बात है। इसकी गति बढ़ती है, नहीं यार, इसकी गति कम हो जाती है, सी वाला ऑप्शन। और डी वाला क्या कहता है, इसकी गति पूर्वत रहती है, पूर्वत मतलब जैसी की तैसी रहती है, कांस्टेंट सेम, नहीं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है, देखो न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है और न्यूमेरिकल बढ़िया पूछ लिए जाते हैं हमसे। क्या कहता है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक, यानी कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक सूचकांक कितना है 1.5 में प्रकाश की गति कितनी है, प्रकाश की गति इस वाले मीडियम में कितनी होगी। तो देखिए फार्मूला हम लोग जानते हैं प्रकाश की गति का। पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू से लिख लेते हैं, किससे लिख लेते हैं, म्यू से लिख लेते हैं। तो जो गति वाला जो चाल वाला फार्मूला है वो यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, निर्वात में प्रकाश, क्या यार वीडियो बंद रह गया था क्या। देखो जो क्वेश्चन हमारा है ये वाला, इसमें पूछा गया कि सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है। तो पहला जो ऑप्शन है कि उन्हें 1954 में 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 1954 में भारत रत्न भी दिया गया था, बात सही है। बी वाला जो ऑप्शन है, इन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, हाँ, इन्हें 1930 में रमन इफेक्ट की खोज के मतलब उपलक्ष्य में, उसको मतलब जो खोज करने के वजह से इनको जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है, ये भी बात सही है। इनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था और यही डेट में भी हुआ था, तो ये भी बात सही है। उन्हें 1987 में 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, तो ये ऑप्शन जो है गलत है, नाइटहुड की उपाधि इन्हें नहीं दी गई थी, ठीक है। तो ये पहला जो क्वेश्चन था इसका आंसर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखी होगी सब चीज़ें, आप पढ़ लीजिएगा, एक मिनट, ठीक है। तो आगे चले, अगला है, बादलों का रंग सफेद देश के कारण दिखाई देता है। बादलों का रंग सफेद क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन, विकिरण, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्ण। देखो प्रकीर्ण की वजह से जो हमें आकाश कभी कभी पूछा जाता है नीला दिखाई देता है, तो वो हमारा प्रकीर्ण की वजह से, प्रकीर्ण मतलब लाइट का फैलना, और जब लाइट ऊपर से नीचे आती है तो क्या होता है, उसमें जो बैगनी और नीला कलर होता है वो ज़्यादा स्कैटर हो जाता है, विचलन कोण उनके लिए कम होता है, नहीं विचलन कोण क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो जो ज़्यादा जो है विचलित हो जाएंगे और रास्ते में फैल जाते हैं, तो दोनों का मिला जुला जो प्रभाव है वो हमें नीला दिखाई देने लगता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन, विकिरण, विकिरण की वजह से नहीं हो सकता है, प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रकीर्ण की वजह से भी नहीं है भाई,
ठीक है। प्रकीर्णन में हमारी लाइट बिखरती है, जैसे कि सन की जो लाइट है वो 7 रंग होते हैं उसमें, तो जो लाइट ज़्यादा बिखर जाती है वो हमें वैसा कलर दिखाई देने लगता है। लेकिन बादलों के केस में ऐसा नहीं है। परावर्तन क्या होता है, लाइट गिरी और वापिस आई तो वो भी ठीक नहीं है। विकिरण रेडिएशन होता है, किसी चीज़ से जो रेडिएशन निकलता है, तो बादलों से रेडिएशन नहीं निकलता है, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन सही नहीं है। प्रकाश का अपवर्तन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अपवर्तन में क्या होता है, एक मिनट सही देख लें ये है क्या। अपवर्तन भी थोड़ा दिक्कत लग रही है ना, रास्ता बदलना लाइट का, तो नहीं ऐसा नहीं है यार, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर है प्रकीर्णन। देखो क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों द्वारा प्रकाश को चारों दिशाओं में विसरित करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देना। प्रकीर्णन की वजह से ही भाई सफ़ेद दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है सफ़ेद, तो फिर जो है वो सारे कलर एक में मिल जाते हों दोबारा से, तो इसलिए सफ़ेद दिखाई दे सकता है। और क्या लिखा है उन्होंने, रैले के नियम के अनुसार जिस रंग की तरंग दर कम होती है उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है। तरंग दर जिसकी कम होगी वो प्रकीर्णन उतना ज़्यादा ही जो होता है उतना ज़्यादा फैलेगा। हाँ वो तो जानते हैं, तरंग दर कम का मतलब ऐसे बिल्कुल पास पास में ऐसे ऐसे कर रही है तो तरंग दर कम बोलेंगे। ऐसे में जब वो ऐसे ऐसे करेगी तो उसे चलने में किसी दूरी को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो जो है अगर बहुत स्पीड से भी चल रही है तो ऐसे नीचे ऊपर नीचे हो रही है ना, तो ये ज़्यादा फैल जाएगी, ठीक है। ये तरंग दर कम बोलेंगे। लेकिन कोई ऐसे चल रहा है ऐसे ऐसे तो तरंग दर बहुत ज़्यादा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ या तरंग दर बोलेंगे, ठीक है। तो ये रैले का नियम हो गया, ठीक। प्रकीर्णन होता है तो वो 7 रंगों में बट जाता है। तो जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाता है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला, हाँ बस यही इतने क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने आज के वीडियो में कवर किए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। हम लोग मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिएगा, खुश रहिएगा। और कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।